अच्छा गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं आज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव के और क्या नाम है? एम्स, गोल्स एंड टारगेट्स। सही है। हर कंट्री का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? महंगाई को। हर कंट्री चाहती है इन्फ्लेशन कम करे, महंगाई कम करे। दूसरा ऑब्जेक्टिव हर कंट्री का होता है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कम करना हर कंट्री का ख्वाब होता है। बेरोजगारी कम करना, कुछ भी ऐसा करें जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, लोगों के पास जॉब्स क्रिएट हो। तीसरा ऑब्जेक्टिव हर कंट्री का होता है टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। हर कंट्री का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इकोनॉमी ग्रो करे। इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी? जब कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी नेशनल आउटपुट, जितना जीडीपी बढ़ेगा उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नंबर 4, टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये हर कंट्री का ख्वाब है कि वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की मॉनेटरी पैसे की डिफरेंस को देखता है। 10,000 का एक्सपोर्ट करा, 4,000 का इंपोर्ट करा, 6,000 सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये चौथा ऑब्जेक्टिव है हर कंट्री का। पांचवा ऑब्जेक्टिव हर कंट्री का है टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या है? वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, यानी कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के एक्सचेंज, टू कंट्रोल एक्सचेंज रेट। ऐसी अगर हम बात करें, दुनिया की हाईएस्ट इन्फ्लेशन यानी कि वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन किस कंट्री में है? जिम्बाब्वे में। आप चाहें तो गूगल करके देख लें उसकी करेंसी, जिम्बाब्वे करेंसी। इमेज पे क्लिक करेंगे, $100 ट्रिलियन का ब्लू कलर का नोट है। 1 के आगे 14 जीरोस लगे हुए हैं, उससे आप मुश्किल से 3-4 अंडे खरीद सकते हैं। इतनी महंगाई है, $100 ट्रिलियन। तो ये बेसिकली क्या है? इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इसमें। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारी कंट्रीज में, नाइजीरिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसमें बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ, कतर की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी अच्छी थी। सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा नहीं कि 80-90% इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, 7-8% इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हाई इकोनॉमिक ग्रोथ मानी जाती है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट। कितने का आपने एक्सपोर्ट करा, कितने का इंपोर्ट करा। एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, चाइना का अक्सर सरप्लस में रहता है। एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी जो है कुवैती दीनार है, अबाउट 500 रुपीज बाइज वन कुवैती दीनार। तो ये 5 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हर कंट्री के होते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज के व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या है? मैं थोड़ा कंसाइज इस पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, सही है, ताकि हमें टॉपिक का स्कोप समझ में आ जाए। इन्फ्लेशन क्या है? जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तकरीबन सारी चीज़ें महंगी हो गई या ख़ास चीज़ें महंगी हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान, तो दैट इज़ इन्फ्लेशन। सही है। अगर ये मार्कर महंगा हो गया सिर्फ, दैट इज़ नॉट इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज अ जनरल एंड परसिस्टेंट rise in price level of goods and services। जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। सही है। अच्छा, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा, तो इन्फ्लेशन हमारे पास टाइप्स कौन कौन से हमारे पास? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास? सबसे पहले हाइपर इन्फ्लेशन, जब चीज़ें एक साल में 50% से ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, दैट्स हाइपर इन्फ्लेशन। जो चीज़ 10,000 की आपके घर की आती थी सौदा, अगर वो 15-16 हज़ार का आ रहा है, 50-60% प्राइस बढ़ गई है, दैट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन है, जर्मनी में हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा, फिर इसके बाद स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन नहीं, स्टैगफ्लेशन। जब इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों साथ बढ़ते हैं। क्या लिंक है? इन्फ्लेशन होता है तो आपका पैसा ज़्यादा खरीद पाएगा या कम खरीद पाएगा? कम खरीदेगा। जब वो चीज़ें कम खरीदेगा तो फैक्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी या कम करेगी? कम प्रोड्यूस करेगी। तो उसको ज़्यादा लेबर चाहिए होगा या कम लेबर चाहिए होगा? क्योंकि लोग खरीद ही कम चीज़ें रहे हैं, क्योंकि महंगाई हो गई है। तो लोग जब कम चीज़ें खरीद रहे हैं तो फैक्ट्री कम लेबर को हायर करेगी, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से लोगों ने कम खरीदा और लोग बेरोज़गार भी हो गए। तो स्टैगफ्लेशन, पाकिस्तान में स्टैगफ्लेशन हो रही है। तीसरी कौन सी? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है? स्लो एंड स्टडी इन्फ्लेशन, 2%, 1%, 0.6%।
ये अच्छी है, इतनी तो इन्फ्लेशन होनी चाहिए कि ये दिखा दी कंट्री में कुछ खरीदारी हो रही है चीज़ों की, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही कंट्रोल्ड अच्छी इन्फ्लेशन मानी जाती है। अच्छा, अगर बात करी जाए कि इन्फ्लेशन ये टाइप्स है, ये देखें अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज जाते हैं, और ये क्या चीज़ है जो मैं अभी लिख रहा हूँ, कॉजेज, वजह क्या है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, क्या वजह है जिससे कंट्री में इन्फ्लेशन क्रिएट होती है। सबसे पहली वजह है ज़्यादा डिमांड होने से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाएगी, हर दुकान के आगे लोग ज़्यादा खड़े तो दुकानदार प्राइस बढ़ाएंगे, जब हर दुकानदार प्राइस बढ़ाएगा पूरे मुल्क में चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो इन्फ्लेशन हो गई, डिमांड पुल। दूसरी कौन सी है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, इससे क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गई। अच्छा, इसके बाद हाउ टू मेजर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर किस तरह से करा जाएगा कि कितनी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन चल रही है। हम मेजर करेंगे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या फिर रिटेल प्राइस इंडेक्स। इसमें वो चीज़ होती है जो कंज्यूमर खरीदता है, इसमें वो चीज़ें जो रिटेल बिकने के लिए अवेलेबल है। और ये मेजर किस तरह से होता है, तीन तरीके हैं। एक बास्केट ऑफ गुड लिया जाता है जिसके अंदर वो गुड्स होते हैं जो हर कोई तकरीबन हर किसी के घर में चीज़ें आती हैं, सर्फ एक्सेल, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें होती हैं बास्केट ऑफ गुड में। फिर इसके बाद उस पर वेट्स लगाए जाते हैं, यानी कि डिटर्जेंट पे ज़्यादा वेट, यानी कि हमारा ख़र्चा है ये सही है, या फिर हमारा मीट पे ज़्यादा खर्चा है महीने का। इमरान साहब आप बताएं, डिटर्जेंट महीने का ज़्यादा ख़रीदते हैं या फिर हम लोग क्या कहते हैं गोश्त ज़्यादा ख़रीदते हैं, क्या चीज़ ज़्यादा आती है महीने की? डिटर्जेंट कहाँ से ज़्यादा आता है सर, क्या कहते हैं, गोश्त ज़्यादा आता है। गोश्त आएगा कम से कम एक घर के अंदर कोई 9-10 हज़ार का तो गोश्त आएगा, डिटर्जेंट 10 हज़ार का थोड़ी आएगा, इलाका तो नहीं साफ़ करना। तो खर्चा हमारा मेरे ख्याल से 10 हज़ार का गोश्त आएगा और 2 हज़ार का डिटर्जेंट आएगा पूरे महीने के अंदर। तो ज़्यादा खर्चा किस पे, कि जेब पे भारी कौन है, वेट किसका ज़्यादा आ रहा है, डिटर्जेंट का कम आ रहा है एंड हमारे पास मीट का ज़्यादा आ रहा है। सी, फिर हमारे पास क्या, बेस ईयर, पिछले साल क्या प्राइस थी, आज क्या है, डिफरेंस निकालने के लिए। इस तरह से ये भी और डेप्थ में जाती हैं ये सब चीज़ें, सही है। तो ये इन्फ्लेशन है। अगर हम बात करें अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, नाउ व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयड एक बंदा विलिंग भी है, एबल भी है, फिर भी जॉब नहीं मिल रही उसको। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन एन इंडिविजुअल इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब, सही है। अच्छा, इन्फ्लेशन की याद रखिएगा बुराइयां भी हैं, डिसएडवांटेज, हम अभी इसको कंक्लूड करेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट पर अगर हम बात करें, टाइप्स कौन कौन सी हमारे पास, कैसी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो है हमारे पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। फ्रिक्शनल का मतलब है एक जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब ढूंढ रहा है, तो उसका टाइम लग रहा है एक जॉब से दूसरी जॉब के दौरान, इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स सपोज मैंने एक जॉब छोड़ी, मुझे 4 महीने लग गए दूसरी जॉब में जाते आते, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं खेती बाड़ी करता हूँ, 8 महीने काम है, 4 महीने काम नहीं, सीजनली अनएम्प्लॉयड हो गया। तीसरा हो गया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी रिसेशन में चली गई, कोई कुछ नहीं खरीद रहा, प्रोडक्शन कम हो गई कंट्री के अंदर, लेबर की कम ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है क्योंकि इकोनॉमी का साइकिल रिसेशन में गया। जैसे कोविड की वजह से पूरी इकोनॉमी रिसेशन में गई, तो क्या हुआ, उसकी वजह से चीज़ों की डिमांड कम हुई, लेबर की डिमांड कम हुई। फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मैं स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला देता हूँ, अलग भी लिखा जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो काम करने का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। क्वेश्चन है कि क्या कॉजेज हैं कंट्री के अंदर। ये कॉजेज भी एक्चुअली यही है हमारे पास, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कॉजेज हैं, किसकी वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती है। लो इकोनॉमिक एक्टिविटी, लो इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है।
दूसरा हमारे पास यानी कि बाइंग सेलिंग कंट्री के अंदर कम हो रही है। फिर इसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन भी कर सकता है, वेजेस बहुत बढ़ा रहा है ट्रेड यूनियन, और भी रीजन है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अच्छा, हाउ टू मेजर अनएम्प्लॉयड, कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है कंट्री में, ये कैसे मेजर करा जाएगा हमारी कंट्री में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। सबसे पहला तरीका हमारे पास ये है क्लेमेंट काउंट, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्लेम कर रहे हैं आपकी कंट्री में। 2000 लोग हैं पूरी कंट्री में, उनमें से 400 लोग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्लेम करते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? वो होते हैं जो आप घर पे बैठे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको कुछ अमाउंट देती है। अंदाज़न अगर बात करी जाए 35% ऑफ व्हाट यू आर अर्निंग इन योर जॉब यू विल गेट इट इवन इफ यू आर अनएम्प्लॉयड। तो ये लेकिन याद रखें, ये डेवलप कंट्री देती है, अंडर डेवलप कंट्री नहीं देती क्लेमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अंडर डेवलप पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं देती, डेवलप कंट्री देती है। तो ये मेथड डेवलप कंट्री ज़्यादा यूज़ कर सकती है। दूसरा मेथड है हमारे पास क्लेमेंट काउंट के बाद हमारे पास है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया भर के लेबर के स्टैटिस्टिक्स रखती है, कितने लेबर एम्प्लॉयड हैं, कितने लेबर अनएम्प्लॉयड हैं, बट ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है इसलिए। अच्छा, तीसरा लेबर फोर्स सर्वे करें, घर घर जाके गिने कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है जो मेजर करा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ occurs when the नाशनल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी इंक्रीजेस। मुल्क की जब नेशनल आउटपुट बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा? आपका जीडीपी बढ़ेगा। सही है, यानी कि इससे क्या होता है? जीडीपी इंक्रीजेस। ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। ग्राफ कौन सा यूज करा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली शो करने के लिए? बेसिक ग्राफ वो है पीपीसी। ये देखें, कंट्री पहले 10 बना सकती थी, जो भी चीज़ है, गुड ए एंड ए गुड बी। अब कंट्री यही चीज़ कितना बना सकती है? कंट्री बना सकती है ये 12 या फिर 12। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या कॉजेज़ हैं? कैसे इकोनॉमिक कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है कंट्री के अंदर? कंट्री के अंदर हो सकती है डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। कोई नई रिसोर्स ज़मीन में मिल गई, ऑयल गैस। इंटरनेशनल ट्रेड, दूसरी कंट्री से ट्रेड करोगे तो क्या होगा? आप उसको चीज़ें और ज़्यादा बनाओगे, ज़्यादा बनाने के चक्कर में आप स्पेशलाइज करना शुरू कर दोगे। जब स्पेशलाइज करोगे, आप एफिशिएंट हो जाओगे, तो आप और ज़्यादा बना पाओगे, उन्हीं कम रिसोर्स में ज़्यादा बन पाएगा, क्योंकि ज़ाया नहीं हो रहा, वेस्ट नहीं हो रहा, एफिशिएंट हो गए, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और क्या चीज़ है जो इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट कर सकती है? हमारे पास डीरेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम कर दें, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ के कहते हैं बताती हैं हमारे पास। अच्छा, अब अगर हम बात करें अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? मेजर करता है द डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कि कितने का एक्सपोर्ट करा, कितने का इंपोर्ट करा। कितना करा ये नहीं हो सकता, 10 किलो एक्सपोर्ट कराओ, 1 किलो इंपोर्ट कराओ, किलो में बात नहीं हो रही, पैसे में कितने का एक्सपोर्ट करा और कितने का इंपोर्ट करा। बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू, याद रखिएगा इस वर्ड को मिस नहीं करिएगा, बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट अगेंस्ट the value of import, कितने का एक्सपोर्ट करा है और कितने का इंपोर्ट करा है। अच्छा, अगर क्या कहते हैं हमारे पास शॉर्ट फॉर्म यूज करो, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से मॉनेटरी वैल्यू, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या है? सरप्लस।
अगर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों सेम है तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सही है। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम है इंपोर्ट से, सही है, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं हम लोग चीज़ें और इंपोर्ट ज़्यादा की कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या जाएगा? डेफिसिट में जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये बेसिकली क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, जैसे हमने यहाँ लिखा था, कॉजेज ऑफ बीओपी डेफिसिट। क्या ऐसी चीज़ है जिससे बीओपी ख़राब हो जाएगा? हमारी कंट्री में महंगाई बहुत है, इन्फ्लेशन, तो हम कहेंगे हमारे अपने मुल्क की चीज़ें खुद ही बहुत महंगी, 800 रुपये की एक चीज़ मिल रही है, बाहर से वही चीज़ 300 रुपये में आ जाएगी, तो इंपोर्ट करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम होगा, गोरा कम खरीदेगा आपसे। दूसरा रीज़न क्या है? जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डेफिसिट में बनेगा, लेस प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। हमारी कंट्री खुद कुछ बनाती नहीं है तो सब इंपोर्ट करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब होगा। लेस एक्सपोर्ट्स, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका ख़राब होगा, सही है। क्यों लेस एक्सपोर्ट्स? आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है दूसरी कंट्री से। अब इसके बाद हाउ टू इम्प्रूव बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, बेहतर कैसे करा जाए? बेहतर में पूरी कहानी में आप क्या करेंगे? एक्सपोर्ट बढ़ाएं और इंपोर्ट कम करें। क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग जिससे इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े? इंपोर्ट कम कैसे कर सकते हैं? टैरिफ लगा दो, टैक्स लगा दो इंपोर्टेड चीज़ पे। जितना टैक्स लगाओगे ज़्यादा आएगी चीज़ या कम आएगी? कम आएगी। बाहर से इंपोर्टेड गाड़ियों पे इतना टैक्स लगा दिया, तो जब टैरिफ लगाएंगे तो क्या होगा? इससे इंपोर्ट्स कम होगी। दूसरा क्या है? कोटा लगा दो, लिमिट लगा दो। 10,000 गाड़ियाँ आती हैं महीने की, 4,000 से ज़्यादा नहीं आएंगी, कोटा लगा दिया, इससे भी क्या होगा? इंपोर्ट कम हो रहा है। एम्बार्गो लगा दो, एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या है? कंप्लीट बैन लगा दिया, भाई इंडिया से कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं आएगी, इजराइल से कोई भी चीज़ पाकिस्तान में नहीं आएगी, इससे भी इंपोर्ट कम हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दी जाए, एक्सपोर्ट सब्सिडी, अगर ग्रांट्स दे दिए जाएं, लोकल प्रोड्यूसर को कहो कि ओके फाइन, आपको $40 लाख दिए जा रहे हैं और बनाओ, लार्ज स्केल पे बनाओ, तो वो ज़्यादा बना पाएगा, जिससे वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, लोकल मार्केट में भी अच्छा बेच पाएगा सस्ते में, बाहर भी, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जेब से उसको पैसे दे रही है। तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, इम्प्रूव। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, सही है। अब अगर हम बात करें अबाउट एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या है? एक्सचेंज रेट क्या चीज़ है? एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर। एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, यानी कि एक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर। जैसे कि $1 इज इक्विवेलेंट टू 167.568, वाओ। तो क्या कहते हैं, इतनी क्या कहते हैं हमारे पास ये एक्सचेंज का रेट है। अच्छा, अगर हम बात करें अबाउट करेंसी एप्रिसिएशन क्या है? सिंपल वर्ड्स में, जब करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कम रुपए चाहिए डॉलर खरीदने के लिए, रुपी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है? वीक, करेंसी वीक हो गई जब बहुत ज़्यादा, यानी कि 168 के बजाय 170, 175, 180, 200 रुपीज़ जमा करोगे तब जाके $1 खरीदोगे, तो करेंसी वीक हो रही है आपकी। अच्छा, एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो होती है, ये एक मखसूस, एक स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट के अंदर होती है, जिसको बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग। ये फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर होती है। अब मैं एक और चीज़ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, करेंसी रीवैल्यू, ये क्या है? जब करेंसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? रीवैल्यू और करेंसी डीवैल्यू, ये क्या है? जब करेंसी वीक हो जाती है, अब ये दोनों में फ़र्क क्या है? ये वाला रीवैल्यू डीवैल्यू जो है, ये खुद करा जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर, ER एक्सचेंज रेट के अंदर करा जाता है। मेरा क्वेश्चन है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं, वीक करेंसी या स्ट्रॉन्ग करेंसी? अक्सर लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग करेंसी, लेकिन पाकिस्तान जैसी या कोई भी ऐसी इकॉनमी जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहती है, वो वीक करे अपनी करेंसी। क्योंकि मिसाल के तौर पे गोरे ने $1 भेजा, आज ₹1 का एक मार्कर आता है पाकिस्तान में, से ये ₹1 का आता है, लेट्स सपोज, तो गोरे ने $1 भेजा
170 लगा लेते हैं, 170 में एक डॉलर खुला हुआ है, यानी कि $1 दिया, 170 रुपीज़ हाथ में आए, ₹1 का एक मार्कर है, 170 मार्कर्स भेजे हमने गोरे को। अच्छा, अगर हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई, सिर्फ $30 का $1 आ रहा है, रुपये इतना स्ट्रांग हो गया, अगर तो क्या होगा, गोरे ने $1 भेजा, ₹30 में खुला हुआ, सिर्फ 30 मार्कर भेजे जाएंगे गोरे को। गोरा कहेगा ये क्या भैया, कम मार्कर क्यों भेज रहे हैं, पहले $1 में आपने 170 मार्कर मुझे भेजे, अब आप $1 में मुझे सिर्फ 30 मार्कर भेज रहे हैं, 30 मार्कर क्यों भाई? आपने कहा हमारी करेंसी स्ट्रांग हो गई। गोरा कहेगा मैं आपसे नहीं खरीद रहा, मैं किसी और कंट्री, बांग्लादेश, श्रीलंका से खरीदूंगा। तो यानी कि जब आपकी करेंसी स्ट्रांग होती है तो लोग आपसे कम खरीदेंगे, एक्सपोर्ट कम होगा आपका। सही है, याद रखें कि कहते हैं स्ट्रांग करेंसी जब होगी, स्ट्रांग करेंसी से क्या होता है, स्ट्रांग करेंसी से याद रखें गोरा आपसे नहीं खरीदेगा, आपके एक्सपोर्ट कम होंगे, बल्कि जब स्ट्रांग होगी तो बाहर से चीज़ें आपको सस्ती पड़ रही होंगी। अगर आपकी करेंसी स्ट्रांग है, $30 का $1 आ रहा है, तो आप कहेंगे आईफोन कितने का आ रहा है, $1000 का, कितने का हुआ, $30,000 का, अभी कितने का आ रहा है, $2,00,000 का, या $1,70,000 का आ रहा है, $1000, अब कितने का, 30,000 का, आप 2, 3, 4 आईफोन मंगवा लेंगे। तो क्या होगा, इम्पोर्ट बढ़ता है, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होता है। और लेकिन जितनी वीक करेंसी है, गोरे ने अब $1 भेजा, ₹250 में खुला हुआ, रुपी बहुत वीक हो गया, लेट्स अज्यूम $1 का ही एक मार्कर आ रहा है, ₹250 खुले हुए $1 से, इस ₹250 में कितने मार्कर जाएंगे ऐसे, 250। तो गोरा गोरी काला काली सब हमसे खरीदेंगे, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। दुनिया भर के लोग कहेंगे भाई सब छोड़ो, पाकिस्तान से खरीदो, वो $1 में 250 मार्कर दे रहा है, 150 भी नहीं दे रहा, 30 भी नहीं दे रहा, 250 मार्कर मिल रहा है। लेट्स अज्यूम सेम क्वालिटी के, लेट्स अज्यूम, सही है, तो एक्सपोर्ट बढ़ती है। तो याद रखें वीक करेंसी जो होती है उससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, और जितनी वीक होगी, 250 की चीज़ आ रही है तो क्या होगा, वही $1 की चीज़ जो आप अमेरिका से मंगवा रहे थे, आज वो 250 की पड़ेगी 170 के बजाय। जितना करेंसी वीक होती जाएगी, लोग बाहर से चीज़ें कम मंगवाएंगे, इंपोर्ट कम होगा। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करना है तो क्या करें, करेंसी को वीक करें, डी वैल्यू करें, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा। जैसे हम यहाँ कर रहे थे, इंपोर्ट कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट बढ़ा रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होगा। सो द क्वेश्चन इज, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग अपने पास, अब ये क्वेश्चन है वाई हमारे पास, ये देखिए ये एक्सचेंज रेट चलता आ रहा है हमारे पास यहाँ तक। अब ये रहा, वाई वुड गवर्नमेंट डी वैल्यू इट्स करेंसी, क्यों अपनी करेंसी को डी वैल्यू करेंगे? अपनी करेंसी को डी वैल्यू इसलिए करेंगे, सबसे पहला रीज़न है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट कम करने के लिए, क्योंकि जितनी वीक होगी हम बाहर से भी चीज़ें नहीं मंगवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी भाई, हमारे यहाँ जब चीज़ें एक्सपोर्ट के लिए बन रही होंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। फिर क्यों करेंसी को वीक करा जाता है, हमारे पास लोकल फर्म, जब इंपोर्ट कम हो रही होगी, लोकल फर्म्स वुड बी प्रोटेक्टेड, लोकल फर्म्स प्रोटेक्ट होंगे। और क्या रीज़न है क्यों करेंसी को वीक करा जाएगा, जीडीपी ज़्यादा होगा उससे, सही है, नेशनल आउटपुट ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमारे पास करेंसी को वीक करा जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर हम बात करें इन्फ्लेशन, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स। इन्फ्लेशन, महंगाई के ड्रॉ